आज दिनांक 8 जुलाई वर्ष 2021 है और 9th के लिए मैथ्स का वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछली बार हमने 1.2 कंप्लीट कर दिया था और इस बार हम लोग 1.3 के लिए जो जरूरी जानकारियां हैं पहले उसको सीख लेते हैं। चलो हम सीखते हैं पहले वेन आकृति क्या होता है। वेन आकृति ये होता है बेटा कि समुच्चयों को दर्शाने के लिए हम लोग ये सर्कल या फिर इस तरह से आयताकार एक आकृति यूज करते हैं। हाँ, आयत यूज करते हैं या वर्ग या सर्कल, इस तरह की आकृति जो धनुष वाला ब्रैकेट यूज करते थे हम, उस धनुष वाले ब्रैकेट के जगह पे हम लोग ये सर्कल या फिर इस तरह से एक चतुर्भुज जैसी आकृतियां यूज करते हैं। इसी को वेन आकृति कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, ये समुच्चय ए है और समुच्चय ए के घटक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। इसी को वेन आकृति से कैसे दर्शा सकते हैं? ये रहा वेन आकृति। समझे बेटा? हाँ, आप लोग हाँ सर वगैरह सब रिप्लाई दिया करो। जैसे मैं कुछ पूछता हूँ माइक ऑन करके यस सर वैसा बोला करो। दूसरा देखो, समुच्चय बी है जो कि सभी x का समुच्चय है, लेकिन ये जो x है ये -10 और 0 इनके बराबर भी है और इनके बीच की संख्या भी है। इसका मतलब b के अंदर क्या क्या आएगा? 0 से लेके -10 तक की सभी संख्याएं आएंगी, जिसमें 0 और -10 भी रहेगा। यानी कि 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। 0 और -10 भी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नीचे देखो यहाँ लाइन खींची गई है। इस लाइन का मतलब होता है कि हमें 0 और -10 भी लेना है। अगर ये लाइन नहीं होती, सिर्फ ये निशान होता, तो हमें 0 और -10 हम नहीं ले सकते, केवल 0 और -10 के बीच के नंबर ही लेने होते। इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। अब जी हाँ, तब -1 से लेके -9 तक लेते अगर ये लाइन ना होती तो। लेकिन ये लाइन होने की वजह से हमें 0 और -10 भी लिखना पड़ेगा और उनके बीच की संख्या भी लिखनी पड़ेगी। तो ये समुच्चय बी है, हमें 0 और -10 तथा उनके बीच की सब संख्या लिखनी है। तो यहाँ देखो एक आयत बना दिया है, आप सर्कल भी बना सकते हो। अब ये समुच्चय बी था, इसलिए यहाँ देखो समुच्चय बी लिख दिया और 0 से लेके -10 तक की सारी संख्याएं यहाँ पर लिख दी गई। तो ये था वेन आकृति। समझ गए बेटा वेन आकृति? चलिए अब हम शुरू करेंगे उप समुच्चय। अब हम शुरू करेंगे उप समुच्चय, ठीक है? उप समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे कि कोई समुच्चय किसी के अंदर आ रहा हो तो उसे हम उप समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम लोग अम्बावाड़ी में रहते हैं, तो अम्बावाड़ी कहाँ आता है? दहिसर में आता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि अम्बावाड़ी में रहने वाले लोगों का समुच्चय ये जो है दहिसर में रहने वाले लोगों के समुच्चय का उप समुच्चय है। समझ गए? अच्छा, दहिसर किसके अंदर है? दहिसर में जो लोग रहते हैं वो मुंबई में भी रहते हैं ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि दहिसर में रहने वाले लोगों का समुच्चय, दहिसर में रहने वाले लोगों का समुच्चय ये मुंबई में रहने वाले लोगों के उप समुच्चय का उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि दहिसर मुंबई के अंदर है, इसलिए दहिसर मुंबई का उप समुच्चय हो गया। मुंबई भारत के अंदर है तो मुंबई भारत का उप समुच्चय हो गया। ठीक है? हाँ, इस तरह से। जैसे आप लोग 9th H2 में हो तो 9th H2 जो है सेठ डीएम हाई स्कूल का उप समुच्चय है। सेठ डीएम हाई स्कूल ये बोरीवली का उप समुच्चय है। बोरीवली मुंबई का उप समुच्चय है। मुंबई महाराष्ट्र का उप समुच्चय है। महाराष्ट्र भारत का उप समुच्चय है, क्योंकि उसके अंदर है। राइट? हाँ,
ऐसे ऐसे ही देखो, यहाँ दो समुच्चय दिए हैं। हाँ, यस सर बोलने के बाद माइक ऑफ कर दिया करो, ठीक है। देखो यहाँ पर समुच्चय ए दिया है, एक 1 2 3 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर हैं। समुच्चय बी दिया है 2 4 6 8। तो बताओ कौन सा समुच्चय किसके अंदर है। ऐसा देखो बेटा, देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 ए के अंदर आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये बी में जो भी है वो ए के अंदर है। बी, ये जो समुच्चय बी है वो पूरा समुच्चय ए के अंदर है। 2 4 6 8 2 4 6 8 यानी समुच्चय बी समुच्चय ए के अंदर है, बराबर। तो इसको देखो इस तरह से, इसका संकेत देखो ऐसा है, इसको ऐसे लिखते हैं बी उप समुच्चय ए, बी उप समुच्चय ए। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है, ये जो समुच्चय B है वो समुच्चय A का उप समुच्चय है। इसी को वेन आकृति में कैसे दिखाएंगे। देखो समुच्चय A बड़ा है तो ये बड़ा सर्कल बना दिया, और A के सारे घटक, A के सारे घटक क्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर लिख दिए। फिर B क्या है 2 4 6 8, B क्या है 2 4 6 8। तो ये अंदर B बना दिया, लेकिन उसके अंदर 2 4 6 8 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 1 5 3 7 ये B के अंदर नहीं है, इसलिए इसको B के अंदर नहीं लिखा, B के बाहर लिखा है, सिर्फ A के अंदर है ये। देखो ये जो पोर्शन है B वाला पोर्शन, ये B के अंदर भी आ रहा है और A के अंदर भी आ रहा है। और इसके अंदर ऐसे नंबर ही लिखेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन था 2 4 6 8, ये ए में भी है बी में भी है, इसलिए इसके अंदर यही 2 4 6 8 ही आएगा। जबकि और बचा हुआ जो है वो बी के बाहर लेकिन ए के अंदर रहेगा 1 3 5 7। तो वेन आकृति बनाते समय इसका ध्यान रखना। समझ गए तो आगे बढ़े। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर कृति दी गई है। क्या कृति दी गई है। कक्षा के विद्यार्थियों को समुच्चय और उसी कक्षा के साइकिल चलाने वाले ऐसे विद्यार्थियों को समुच्चय वेन आकृति से बनाया गया है। मतलब कक्षा के पूरे विद्यार्थी का समुच्चय, और दूसरा समुच्चय है उसमें साइकिल चलाने वाले विद्यार्थी का समुच्चय वेन आकृति से दर्शाया गया है। तो कैसे दर्शाया गया, देखो ये पूरी आपकी कक्षा हो गई। आकृति देखो थोड़ा बदल दिया है, यहाँ पर षटकोण आकृति ले लिया है। हाँ, ये कक्षा के विद्यार्थी है, बड़ा समुच्चय है हो गया। उसी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे जो साइकिल चलाते हैं उसका समुच्चय, तो ये छोटा छोटा समुच्चय ले लिया, कक्षा के साइकिल चलाने वाले विद्यार्थी। अब यहाँ पर क्या दिया है, कुछ और निम्नलिखित उप समुच्चयों के लिए वेन आकृतियां बोला है बनाने को। कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा के साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, ये तो यहाँ ऑलरेडी बनाया ही है। क्या बनाना है, कहाँ बोला है ग्रुप बनाने को। हम यहाँ पे क्या बोला है, वेन आकृति से दर्शाया है। इसी प्रकार निम्नलिखित उप समुच्चयों के लिए वेन आकृतियां बनाइए। वेन आकृति बनाने के लिए कहा है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, वेन आकृतियां बनाइए। तो पहला उदाहरण इसने कल करके दिखाया है कि कैसे करना है। पहला उदाहरण ऑलरेडी यहाँ करके दिखाया है, हमें दूसरा वाला करना है। नीचे कुछ फलों का समुच्चय दिया है, ठीक है। तो हमें उप समुच्चय, अब ये देखो ये समुच्चय क्या है, अमरूद संतरा आम कटहल चीकू जामुन सीताफल पपीता करौंदा, ये समुच्चय है। अब उप समुच्चय क्या दिखाना है हमको, एक बीज वाले फल और एक से अधिक बीज वाले फल। तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा सब। तो इसको वेन आकृति से बनाना है बेटा, सिर्फ बोलना नहीं है, आकृति में दर्शाना है।
तो जिसको आता है वो लोग ड्रॉ करके अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं करके दिखाऊं? मैं करता हूं, वरना समय चला जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। बाद में मुझे वीडियो अपलोड भी करना है, लंबा वीडियो अपलोड नहीं होता जल्दी। तो देखो बेटा, इसमें कुछ फल का समुच्चय दिया है, उसको हम लोग बड़े समुच्चय से दिखा देंगे। ये आपका बड़ा समुच्चय है, ठीक है। आप बाद में ट्राई करना बेटा, मुझे समझा लेने दो, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसमें हमें दो उप समुच्चय बनाने हैं, एक बीज फल वाले और एक से अधिक बीज फल वाले। एक बीज वाले वाले फल को हम ए अगर मान लें तो ये समुच्चय ए हो जाएगा, और एक से अधिक मतलब मोर है ना, मोर बीज, इसको एम मान लेते हैं। चलो, एक से अधिक बीज वाले, इसको एम मान लेते हैं, और जो बड़ा वाला समुच्चय है उसको यू मान लेते हैं, यू। हाँ, यूनिवर्सल। तो चलो, अब इसमें देखते हैं एक बीज वाले फल कौन कौन से हैं। अमरूद, अमरूद में एक बीज आता है कि अन्य कि अधिक बीज आता है? अमरूद में बहुत सारे बीज होते हैं ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमें ये एक से अधिक बीज वाले फल हैं, तो यहाँ पर एम के अंदर आ जाएगा अमरूद। अमरूद किस में आ जाएगा? एम के अंदर। यहाँ यहाँ एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है एक से अधिक, अधिक बीज, बीज वाले। मैं एम इसलिए लिखा हूँ कि मोर है, इसमें मोर सीड्स है ना, वाले फल। और ए क्या है इसमें? ए एक बीज वाले फल का समुच्चय, ये हमने मान लिया है, एक बीज वाला फल है। यू क्या है? यू जाने दो, छोड़ो, चलो। अभी अमरूद में मोर बीज है, इसलिए एम में डाल दिया उसको। अमरूद के बाद दूसरा फल कौन सा है? संतरा। तो संतरा में एक बीज होता है कि एक से अधिक बीज होता है? एक ही। नहीं बेटा, मैं तो संतरा खाया हूँ, उसमें दो तीन बीज भी मिलते हैं कभी कभी। एक से अधिक बीज संतरा में एक से अधिक होता है, बहुत कम ही है, शायद ही कोई संतरा होगा जिसमें एक बीज मिलता हो। संतरा, संतरा हो गया। चलो, आम, आम में एक बीज ही होता है, तो आम में एक बीज होता है, इसलिए इसको मैं ए के अंदर लिख रहा हूँ, आम। फिर क्या है? आम के बाद है कटहल। कटहल में एक बीज होता है कि अधिक? कटहल, कटहल में बहुत सारे तो कटहल इधर एम में आ जाएगा। चीकू, कभी कभी दो भी आ जाता है ना। हाँ, तो चीकू को अधिक में, चीकू में अधिक अधिक में डाल देते हैं। जामुन, यस, जामुन में एक ही बीज होता है, तो जामुन ऐसे आ जाएगा। जा किस जामुन में तो एक ही बीज। सीताफल में अधिक होता है, यस, तो सीताफल इसमें आ जाएगा। सीताफल इसमें आ जाएगा। सीताफल के बाद पपीता। पपीता में, हाँ, तो पपीता भी इसके अंदर आ जाएगा, अधिक बीज वाले में पपीता। पपीता के बाद क्या है? करौंदा है। करौंदा में, करौंदा में भी एक से अधिक बीज मिल जाते हैं, है ना। तो करौंदा को भी इसमें डाल, ये थोड़ा बड़ा बना देना, इसमें ज़्यादा फल आ गया। मैं गैस नहीं कर पाया इसमें ज़्यादा आएगा, इसलिए थोड़ा। यस, तो इस तरह से ये उदाहरण करना था। चलो, अब कुछ और समुच्चय के उदाहरण हम लोग देखते हैं। कुछ और समुच्चय के उदाहरण देख लें। हाँ, हाँ, हो गया बेटा वो। चलो आगे चलते हैं। एन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और आई क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? मैंने बताया था, जो गिनती होती है, गिनतियां जो होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बढ़ते चले जाता है, खत्म ही नहीं होता है कभी। फिर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? इसमें सारी प्राकृतिक संख्या तो होती ही है, नहीं, पूर्णांक यानी इंटीजर, होल नंबर नहीं। हाँ, पूर्णांक संख्या में,
पूर्णांक संख्या में सारी प्राकृतिक संख्या होती है, फिर जीरो भी होता है, फिर सारे ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो बताओ कौन किसके अंदर आएगा? छुपा देता हूं आंसर, नहीं तो यही देख के बोल दोगे आप लोग। मैं आपको नहीं समझ पा रहे हो क्या आप लोग? देखो n n में क्या आता है? n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 1 लाख 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख। और फिर क्या है? आई पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? इसमें ये सारी संख्या तो होती ही है, 1 2 3 4 5, मतलब पूरा n। सॉरी 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 सॉरी, ये मतलब हाँ, मतलब आई पूर्णांक संख्या में ये सारे n होते हैं, फिर मतलब उसमें जीरो भी होता है, फिर ये सब माइनस वाली नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -100 1000 लाख है ना? तो अब मेरे को बताओ कौन किसके अंदर है, कौन किसके अंदर आ रहा है? देखो आई के अंदर ये पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है, पूर्णांक संख्या के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब आई जो है, ये n जो है आई का उपसमुच्चय है। n छोटा है, जो छोटा रहता है वो उपसमुच्चय बोलते हैं उसको। तो इसको देखो संकेत में कैसे लिखेंगे? n उपसमुच्चय है आई का। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, है ना? ये जितनी भी ये प्राकृतिक संख्या है ये पूर्णांक संख्या भी है, इसलिए n ये आई का उपसमुच्चय है। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। p जो समुच्चय p है ये सभी x का समुच्चय है, और x क्या है? ये 25 का वर्गमूल है। तो हमें ऐसी ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसका वर्गमूल 25 आता हो। तो वर्गमूल 25 का वर्गमूल, हाँ 25 का वर्गमूल लेना है। तो 25 का वर्गमूल देखो -5 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 5 गुणे 5 25 होता है, -5 गुणे -5 करोगे तो भी 25 होगा, इसलिए 25 का वर्गमूल -5 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। ये p आ गया। फिर s, अब s लिखते हैं। s क्या है? सभी y का समुच्चय है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड करते हैं। हाँ, ये s सभी y का समुच्चय है, और y क्या है? y बिलोंग्स टू i। तो मतलब y ये पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। i का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। y सभी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और ये y -5 और 5 के बीच वाली संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखो बराबर दिया, नीचे लाइन खींचा है तो -5 और 5 भी लेना पड़ेगा। तो -5 5 और उसके बीच की संख्या लेनी है, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक हो गया। अब -5 तक भी लेना है, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये पूरा s हो गया। अब ध्यान से देखो p में क्या था? -5 और 5 है, s के अंदर भी -5 और 5 है, मतलब p का सारा घटक s के अंदर है। समुच्चय p s के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि p उप समुच्चय है s का। क्लियर? हाँ, अब इसमें कुछ जानकारी दी है, वो ध्यान में रखना है। क्या जानकारी है? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। है ना? हर समुच्चय के अंदर उसके खुद के घटक होंगे ना, मतलब समुच्चय ए का घटक होता है, हर समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। दूसरा जो रिक्त समुच्चय जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर कोई भी घटक नहीं होते, वो जो समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब रिक्त समुच्चय को आप हर एक समुच्चय का उप समुच्चय बोल सकते हो, क्योंकि हर एक चीज पहले खाली होती है ना, बाद में उसके अंदर कुछ आता है। तो इसलिए रिक्त समुच्चय ये हर किसी के अंदर होता है। हर समुच्चय में पहले रिक्त समुच्चय होता है, तब बाद में कुछ घटक आते हैं उसमें। इसलिए रिक्त समुच्चय
प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को इस संकेत से दर्शाते हैं, याद है मैंने क्या बताया था, इस संकेत को क्या बोलते हैं? इस संकेत को क्या बोलते हैं? भूल गए? फाई बोलते हैं, यस फाई। हाई आप लोग बोलते हो ना, हाई फाई। हाँ, तो हाई फाई का हाई निकाल दो, फाई याद रखना, ये फाई है। हाँ, फिर याद रखो अगला कि अगर ए और बी बराबर है, ए और बी सम समुच्चय है, ए और बी अगर सम समुच्चय है तो इसमें क्या होगा? ए को बी का उपसमुच्चय बोल सकते हैं और बी ए का उपसमुच्चय, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। अगर ए और बी दोनों बराबर है, सम समुच्चय है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे का उपसमुच्चय होगा। चौथा उदाहरण देखते हैं। यदि ए उपसमुच्चय बी है, यानी ए बी के अंदर है और बी भी ए के अंदर आ रहा है, इसका उल्टा हो गया, तीसरे का उल्टा। यदि ए और बी दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ए और बी बराबर होगा। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं कहीं काम आएगी आपको। अब हाँ, अब देखो, अब उदाहरण, ये वाला उदाहरण देखते हैं। चलो, ए के अंदर 1 3 4 7 8 है, तो इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखने हैं, मतलब इस समुच्चय के अंदर क्या क्या आ सकता है। तो देखो, इसमें तो आप कई सारे लिख सकते हैं। यहां पर देखो 1 और 3 ए के अंदर ही है ना, तो एक समुच्चय 1 और 3 वाला एक समुच्चय ले लिया, उसको पी नाम दे दिया। 4 7 8 ये भी ए के अंदर आ रहा है, तो 4 7 8 को भी बना लिया। 1 4 8 है, तो 1 4 8 भी ए के अंदर है, इसलिए उसको भी एक, वो भी उसका भी समुच्चय बना के लिख सकते हैं उप समुच्चय में। 1 4 7 8 ये भी ए के अंदर है, तो ये भी लिख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, आप 1 और 7 भी ले सकते हो, 3 7 भी ले सकते हो, आप एक एक घटक भी ले सकते हो। जैसे जैसे खाली 1 ले लिया, खाली 3 ले लिया, खाली 4 ले लिया, सिर्फ 7 ले लिया, सिर्फ 8 ले लिया, एक एक घटक लेके भी समुच्चय बना सकते हो। रिक्त समुच्चय भी बना सकते हो आप, क्योंकि हर एक रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय भी ले सकते हो आप, वो भी उप समुच्चय होगा। फिर ये खुद आप पूरा पूरा का पूरा ए समुच्चय ही लिख सकते हो, खाली नाम चेंज करके, खाली बी लिखो और पूरा लिख दो, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि हर एक समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है। तो हमें इसका उपसमुच्चय लिखना है तो हम ये खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम चेंज करके। हाँ, ठीक है, आगे चलें। हाँ, चलो, यहाँ पर एक कृति दी है। देखो, कृति में क्या है कि हर एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी को कागज के समान आकार के 9 त्रिभुज लेने हैं। ये कागज के त्रिभुज हैं 9, और एक थाली लेनी है। त्रिभुज पर 1 से 9 संख्या को लिखना है। जो जो कागज के जो त्रिभुज लिए थे उसमें 1 से 9 की संख्या लिखनी है, और उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी अपनी थाली में संख्या लिखे हुए कुछ त्रिभुजाकार कागज रखने हैं थाली में। अब प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या होगा? 1 से 9 की 9 इन संख्याओं के उप समुच्चय हो जाएगा। जैसे मान लो सुजाता है, उसने अपने थाली में 1 3 5 7 और 9 रख दिया। सारे नंबर नहीं रखने थे, सिर्फ कुछ नंबर ही रखने थे। हमीद ने क्या किया? 2 4 6 8 रख दिया। सुजाता ने क्या, मुक्ता ने क्या कर दिया? 1 4 और 9 रख दिया। नंदिनी ने क्या किया? ये सारे रख दिया इसने। चलो, इसने सारे रख दिया, इसने सारे रख दिया। कोई कोई बच्चे होते हैं बात नहीं मानते टीचरों की, तो इसने सारे रख दिए। जोसेफ होते हैं, उसने 2 3 5 7 रखा। तो आप देखो, हर एक जो है, हर एक जो ये सब, अगर इस सबको समुच्चय मान लें हर एक थाली को, तो हर एक समुच्चय देखो उप समुच्चय हुआ। 1 से 9 तक की अगर सारी संख्या लिखी जाए तो तो ये सारे उप समुच्चय हो गए हैं।
1 से 9 तक की संख्याओं का। फिर यहाँ पूछा है सुजाता, हमीद, मुक्ता, नंदिनी और जोसेफ की थालियों में कौन कौन सी संख्याएं दिखाती हैं। तो वही सुजाता में 1, 3, 5, 7, 9 संख्या दिखती है, हमीद में 2, 4, 6, 8 दिखता है, नंदिनी में 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं दिखती है, जोसेफ में 2, 3, 5, 7 दिखता है। तो अब पूछा कि प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या सोच कर इन संख्याओं को चुना, और यह पहचाने और इस आधार पर प्रत्येक समुच्चय को गुण वर्णन पद्धति में लिखो। अच्छा, इन सबको गुण वर्णन में लिखना है। जैसे सुजाता ने क्या सोच करके 1, 3, 5, 7, 9 लिया होगा, बता सकते हो? सुजाता ने क्या सोचा होगा कि उसने सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 ही लिया। गुण वर्णन में लिखो किस तरह के नंबर है ये, कोई बताओ। 5, 6 छोड़ दिया 7, फिर 8 छोड़ दिया 9, तो ये सब विषम संख्या है। यानी सुजाता ने क्या सोचा कि उसके पास जो विषम वाले त्रिभुज हैं, विषम संख्या लिखित लिखित जो त्रिभुज है वो मैं थाली में रखूंगी, ऐसा सोचा था सुजाता ने, है ना। तो इसलिए खाली उसने विषम विषम संख्या वाले त्रिभुज ही फेंके हैं। तो इसलिए इसको गुण वर्णन में कैसे लिखेंगे, सुजाता यानी समुच्चय किसका है, सुजाता का है। इसको अगर मैं समुच्चय S मान लूं तो इसको ऐसे लिखेंगे, S सभी x का समुच्चय है तथा x यह क्या है, 9 तक की विषम संख्या है ना, यह 1 से 9 तक की विषम संख्या है। आगे समझ में? चलो अगला देखते हैं, अगला गुण वर्णन में 2, 4, 6, 8, इसमें हमीद ने क्या सोचा है, बोलो बेटा, तुरंत क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमीद ने सम संख्या को सोचा हुआ है, इसलिए यहाँ हमीद को समुच्चय x मान लो तो इसको गुण वर्णन पद्धति में इस तरह लिख सकते हैं कि h सभी x का समुच्चय तथा x या 1 से 9 के बीच की सम संख्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुक्ता ने क्या सोच करके ये नंबर लिखा है। पहला नंबर क्या लिया है, 1 लिया है, दूसरा नंबर 2 लिया है, तीसरा नंबर 9 लिया, ये सब की सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी 1 से 3 तक की जो संख्या है उसका वर्ग ले लिया है। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बात हो रही मुक्ता की ना, तो मुक्ता को अगर हम लोग मान लें m, तो इसको कैसे लिखेंगे, m सभी x का, अरे सॉरी, सभी x का समुच्चय है, x बटे x ऐसे लिखते हैं, और x क्या है, x यह 1 से 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ये हो गया इसका गुणवर्णन पद्धति, मुक्ता का हो गया। मुक्ता के बाद क्या आ रहा है, नंदिनी आ रहा है। नंदिनी ने क्या सोचकर लिख दिया, सारे सारे नंबर लिख दिया। नंदिनी ने क्या सोचा, उसने उसने क्या सोचा कि सभी प्राकृतिक संख्या में रख दूंगी, तो 9 के 9 नंबर प्राकृतिक संख्या ही है, इसलिए नंदिनी ने सब संख्या रख दिया। तो नंदिनी को यदि हम लोग समुच्चय n मान लें तो n के अंदर क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, गुण वर्णन में लिखना है। n सभी x का समुच्चय है तथा x यह 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या है, सभी
प्राकृतिक संख्या है। जी। नंदिनी के बाद कौन आ रहा है? जोसेफ। जोसेफ आ रहा है। जोसेफ ने क्या लिया? 2, 3, 5, 7। दिमाग लगाओ, क्या सोचा होगा उसने? तो 2 2 के पहाड़े में आता है ना बेटा। जोसेफ ने, जोसेफ के हम लोग समुच्चय जे मान लें तो इसको गुणवर्धन पद्धति में इस तरह से लिख सकते हैं कि जे सभी x का समुच्चय तथा x या 1 से 9 के बीच की सभी अभाज्य संख्या है। चलो नीचे कुछ उप समुच्चय दिए हैं, जैसे समुच्चय ए दिया है, बी दिया है, सी, डी और आई। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो क्या दिया है? हाँ, क्या दिया है कि समुच्चय ए बी सी डी इन प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय, अच्छा समुच्चय ए या बी सी डी इन तीनों का उप समुच्चय है क्या? तो देख लेते हैं क्या, मतलब ए बी के अंदर आ रहा है क्या? बी के अंदर ए आएगा क्या? बताओ जरा। ए को हम बी का उप समुच्चय कब बोलेंगे? जब बी के अंदर ए आ जाए। तो आप मेरे को बताओ कि बी के अंदर क्या ए के घटक मिलेंगे? बी में कैसा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे नंबर हैं। लेकिन यहाँ कैसा है? 0 भी है, माइनस वाले नंबर भी हैं, प्लस वाले। हाँ, ये इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर है। यस, बी ए के अंदर नहीं आ सकता बेटा है। ए बड़ा समुच्चय है, बी तो छोटा ही समुच्चय हो गया, क्योंकि एक इसके जो ए के अंदर माइनस है, बी के अंदर माइनस नहीं है, देखो। तो बी के अंदर ए नहीं आ सकता है, नहीं है। ए के सभी घटक बी के अंदर नहीं आ सकते हैं, नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। सी का भी नहीं, सी का हो सकता है क्या? अब ये सीधा असत्य ही हो गया, जब एक का नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी का नहीं होगा, तो एक कथन असत्य ही हो गया ना। सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है? बी, क्या बी सभी समुच्चय का उपसमुच्चय है? तो देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ ए में देखो 1 2 3 नहीं है, 1 नहीं है, 2 और 2 तो है लेकिन 1 और 3 नहीं है। तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी ये सभी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, तो ये गलत लिखा है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। ठीक है, तो दोनों असत्य हो गए, क्योंकि ए भी सभी का उपसमुच्चय नहीं है। अब आगे चलते हैं। विश्व समुच्चय, विश्व समुच्चय किसे बोलते हैं बेटा? जो सबसे बड़ा, हाँ उसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। विश्व समुच्चय वो समुच्चय सबसे बड़ा वाला समुच्चय होता है, और बाकी जो समुच्चय है वो उसके अंदर होते हैं। जैसे कि हम, अगर मैं बात करूं दहीसर, कांदीवली, बोरीवली, ये सब मुंबई में आ रहा है। तो दहीसर, कांदीवली, बोरीवली ये सब मुंबई के उपसमुच्चय हैं, और मुंबई फिर इन सब का विश्व समुच्चय हो गया। 2 या 2 से ज्यादा समुच्चय अगर किसी बड़े वाले समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, तो वो जो बड़ा वाला समुच्चय है उसे ही विश्व समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये दोनों उप समुच्चय हो जाएंगे, और इंटीजर जो है विश्व समुच्चय हो जाएगा। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये दोनों पूर्णांक संख्या भी हैं, तो पूर्णांक संख्या हो गया विश्व समुच्चय।
और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये उप समुच्चय हो गया। तो उप समुच्चय आप समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं। यदि यदि हमारी पाठशाला के कक्षा 9वीं के एक वर्ग के विद्यार्थी की उपस्थिति का अध्ययन करना है, कक्षा 9 का एक वर्ग है, उसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति का अध्ययन करना है, तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को के समुच्चय पर विचार करना होगा। यहाँ उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय अथवा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को विश्व समुच्चय माना जा सकता है। मतलब 9वीं के एक वर्ग के विद्यार्थी की उपस्थिति का अध्ययन करना है, तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के समुच्चय पर विचार करना होगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय या विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को विश्व समुच्चय माना जाएगा। विश्व समुच्चय मतलब बड़ा समुच्चय। तो विद्यालय के, हम लोग 9वीं कक्षा के बच्चे का समुच्चय ले रहे हैं, तो विद्यालय जो है वो विश्व समुच्चय हो गया ना। तो क्योंकि सभी की सभी 9वीं के कक्षा या 9वीं कक्षा के जो सभी बच्चे हैं वो विद्यालय के उप समुच्चय हैं, विद्यालय के अंदर है। तो जो बच्चे हैं वो उप समुच्चय हो गए विद्यालय के, और विद्यालय विश्व समुच्चय हो गया। राइट। हाँ। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण। पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले हमें पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों का संघ चुनना है, यूनियन। 15 बच्चों का संघ चुनना है। तो पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का आप अपना माइक बंद रखो बेटा। कुछ मुझसे कौन अपना माइक ऑन कर रहा है? किया है, आवाज आ रही है यहाँ पर। कमलेश नाथ, कमलेश नाथ माइक बंद करो। कमलेश नाथ म्यूट करो अपना। हाँ चलो। हाँ बेटा, डिस्टर्ब हो रहा था। ओके बेटा, ओके चलो, अब ध्यान रखना। मैं कुछ पूछूंगा तो ही माइक ऑन करके जवाब दो। और घर के बाकी लोग उस समय चिल्ला रहे हो तो उनको बोल दो कि मैं माइक ऑन करने जा रहा हूँ, जरा चुप हो जाओ। मम्मी मम्मी को बोल। हाँ। तो पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों का संघ चुनना है। तो पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का विश्व समुच्चय होगा। एक मिनट, क्या दिया इसमें हमें? पाठशाला के पूरे स्कूल में अगर 100 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन 100 में से खाली 15 बच्चे चुनने हैं। तो उस जो 100 बच्चों का समुच्चय है वो आपका विश्व समुच्चय हो जाएगा। और जो 15 बच्चे जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो 15 बच्चों का क्रिकेट संघ बन जाएगा। कुछ समझे ये उदाहरण? बेटा ना समझे हो तो आप ना भी बोल सकते हो। ना बोलने में डरो मत, शर्माओ मत, हिचकिचाओ मत। आगे बढ़े। यहाँ ये दिया है कि हम लोग विश्व समुच्चय को यू अक्षर से दर्शाते हैं। और वेन आकृति में विश्व समुच्चय ज्यादातर आयत से ही दर्शाया जाता है। जो बड़ा वाला समुच्चय जिसे विश्व समुच्चय कहते हैं वो आयत से दर्शाया जाता है। ये समझ गए? आप देखो, अब चलते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय उसे बोलते हैं बेटा कि जिसको मिला के पूरा पूरा विश्व समुच्चय बन जाए। नाम से ही पता चलता है, पूरक मतलब जिसको मिला दें तो पूरा हो जाए। समझे कुछ? जैसे कि देखो, ये U जो है विश्व समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब A क्या है? इसमें से कुछ नंबर ले लिए हैं, 2 4 6 8 10। तो ये देखो, क्या A पूरा है? क्या कुछ ही नंबर है ना। पूरा नंबर क्या है? 1 से 10 तक के सारे नंबर जो U में है वो समझ जाओ पूरा समुच्चय, पूरा है, पूरा कंप्लीट। A क्या है? इसमें से कुछ नंबर चुन लिए गए हैं।
अब ए डैश में क्या क्या किया है देखो, इसमें भी कुछ नंबर ले लिए हैं, 1 3 5 7 9, मतलब दोनों जो है अधूरे हैं दोनों। अब ए भी अधूरा है, ए डैश भी अधूरा है ना। लेकिन इन दोनों को अगर हम देखें, मिला दें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये पूरे मिल जाएंगे। ये ए डैश को ए में अगर मिला दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे मिल जाते हैं दोनों को मिलाने पर। तो समझ रहा है? तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक समुच्चय हो गए, क्योंकि दोनों मिला के पूरे नंबर मिल जाते हैं। समझ गया ना पूरक? हाँ, तो जो पूरक समुच्चय होता है उसमें हम लोग डैश लिखते हैं। जैसे ये अगर इसको ए लिखा है तो ए डैश इसको लिखना पड़ेगा, या अगर इसको आप ए लिख रहे हो तो ये ए डैश लिखना पड़ेगा। हाँ, अब इसको लिखने का एकदम आसान तरीका बताता हूँ, एकदम आसान तरीका बताऊँ आपको। देखो क्या करो, देखो जैसे कोई बोला समुच्चय ए लिख दिया और आपको बोला कि इसका पूरक समुच्चय लिखिए, ए का पूरक समुच्चय लिखिए। तो क्या करना है, जो जो नंबर ए में है वो इसको इसमें छुपा दो, कट कर दो। जैसे 2 इसमें है तो 2 को कट कर दो, ये 3 यहाँ है, सॉरी ये 4 है तो 4 को कट कर दो, 6 है तो 6 को कट कर दो, 8 है तो 8 को कट कर दो, 10 है तो 10 को कट कर दो। अब क्या हुआ, जो नंबर बच गए जो नहीं कटे हैं वो उन नंबरों को यहाँ लिख देना। जैसे 2 कट चुका है तो हमने यहाँ 2 नहीं लिखा, 1 और 3 ही लिखा है। 4 कट चुका है तो 3 और 5 ही आएगा। 6 हमने काट दिया है तो 5 7 ही आया। 8 काट दिया है तो 8 देखो इसमें नहीं लिखा है। कुछ समझे? इसको वेन आकृति में कैसे बनाएंगे, ये जो बड़ा वाला समुच्चय है यू, ये हमेशा हम लोग ऐसे ये चतुर्भुज से दिखाते हैं। तो सिर्फ आकृति बना लो, उसके बाद ये जो समुच्चय ए दिया है ए, ये समुच्चय ए बना लो। समुच्चय ए के जो सारे घटक थे वो सारे घटक लिख लो। समुच्चय समुच्चय ए में क्या क्या घटक थे, 2 4 6 8 10, तो यहाँ भी 2 4 6 8 10 लिख दिया। अब जो बचे हुए हैं यानी ए डैश है वो ए के बाहर लिखना है ना। तो हाँ, ए डैश करना, उसको अंदर ए डैश कर देना। जो जो ए में आप नहीं लिख पाए वो सब बाहर आ जाएगा। जैसे 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 2 ए के अंदर है, 3 यहाँ आ गया, 4 अंदर है तो 5 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर है, 6 अंदर है तो 7 बाहर आ जाएगा, 8 अंदर है 9 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर है। बात समझे? समझ में आ रहा है ना? बे, बेटा यहाँ 10 तक ही नंबर है ना, विश्व समुच्चय में 10 तक ही नंबर, सीमित समुच्चय। हाँ, अब उदाहरण 2 देखो क्या दिया है, 1 3 9 11 13 18 19। समुच्चय बी क्या दिया है, 3 9 11 13। अब इसका बी का उप समुच्चय लिखना है, तो कैसे करेंगे, 3 9 11 13 ये सब काट दो, 3 9 11 13 ये सब काट दो, 3 9 11 13 कट गए, तो बी डैश में क्या आ जाएगा, 1 3 9 11 13 कट गया है, 18 19 बराबर। अब अगर बी डैश का डैश करोगे तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है, अगर इसका भी पूरक निकालूं, बी डैश का भी डैश कर दूं, बी डैश का भी पूरक निकालूं तो क्या मिलेगा, कुछ अंदाजा लगा सकते हो? देखो बी डैश का भी पूरक लिखना है तो 1 18 19 काटना पड़ेगा, 1 18 19 काट देंगे तो 3 9 11 13 ही आएगा बी डैश का डैश। यानी बी डैश का डैश करोगे तो वापस से बी ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसका वेन आकृति देख लेते हैं। वेन आकृति, ये बड़ा बॉक्स बना लिया यू, यू के अंदर क्या है, 1 3 9 11 13 18 19। पर यू का नंबर ना बाद में लिखा करो बेटा,
अब उसमें बी, पहले बी अंदर बी बना लो, बी बी के सारे नंबर लिख लो, 3 9 11 13, 3 9 11 13 बी के सारे नंबर आ गए। उसके बाद में जो बच गया है, यानी ये जो बी डैश 1 18 9, ये सब बाहर आ जाएगा, 1 18 19 बी डैश में आ गया। ठीक है, फिर ये बी डैश का डैश करेंगे तो बी आएगा, ये अभी हमने चेक करके देखा। ठीक है, तो अभी हम इससे क्या क्या समझ गए कि ए और ए डैश में कोई भी सामान्य घटक नहीं होता। जैसे यहां पर देखो, ये ए है और ये ए डैश है, इसमें कुछ भी कॉमन है क्या? तो किसी के भी कोई भी समुच्चय है और उसका पूरक समुच्चय है, तो उसमें कोई भी घटक सामान्य नहीं होगा। जो ए में रहेगा वो ए डैश में नहीं रहेगा, जो ए डैश में है वो ए में नहीं रहेगा। फिर समुच्चय ए जो है वो अगर विश्व समुच्चय का उप समुच्चय है, यानी ए जो है यू के अंदर है, तो ए का जो पूरक समुच्चय है वह भी यू के अंदर ही रहेगा। जैसे है ना, वेन डायग्राम में हमने देखा कि बी भी यू के अंदर है और बी डैश भी यू के अंदर है, तो ए भी यू के अंदर है और ए डैश भी यू के अंदर ही रहेगा। और विश्व समुच्चय का पूरक समुच्चय अगर करें तो क्या आएगा? तो जीरो आ जाएगा ना, रिक्त समुच्चय। देखो, जिसका भी पूरक समुच्चय लिखते हैं, हम क्या करते हैं, उसके सभी घटक को कट कर देते हैं ना। तो विश्व समुच्चय का पूरक समुच्चय लिखना है तो विश्व समुच्चय के सब घटक को कट करना होगा, तो फिर विश्व समुच्चय में एक भी घटक नहीं बचेगा। तो इसलिए विश्व समुच्चय का पूरक समुच्चय फाई हो गया, फाई यानी रिक्त समुच्चय। ऐसे ही रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय करें तो विश्व समुच्चय मिल जाएगा। ये सब रिक्त रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान या ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग पूछ सकते हैं, इसलिए ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं 1.3 आपको होमवर्क में दे दूं, ये एक थोड़ा सा समझा देता हूं। हमें एक पहला क्या करना है, सत्य और असत्य ही लिखना है, सत्य असत्य। तो यहाँ क्या बोला है, सी सी क्या बी के अंदर है क्या? ये हमें सिद्ध ये पूछा है कि क्या सी बी का उप समुच्चय है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सी क्या बी के अंदर आता है क्या। अगर सी बी के अंदर आ गया तो सी बी का उप समुच्चय होगा। तो देख लेते हैं, ये रहा सी और ये रहा बी, हमें सी और बी में ही संबंध चाहिए, तो ये सी है और ये बी है। तो सी जो सी के सी में क्या है, बी डी है, तो क्या बी डी बी के अंदर है क्या? नहीं है, सिर्फ डी है, बी है क्या? दोनों पूरा होना चाहिए। तो सी बी के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए सी बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ये गलत लिखा है तो असत्य हो गया। ऐसे ही आप बाकी भी कर लोगे। हाँ, मैं आपको हिंट देते जाता हूं, आप कर लेना। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय ले करके एक्स और वाई वेन आकृति में दर्शाइए। तो ये विश्व 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या विश्व समुच्चय हो जाएगा, यानी यू के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सब यू में आ गया। एक्स को आप सूची पद्धति में पहले लिखना। एक्स क्या है, ये पूरा नेचुरल नंबर है, लेकिन 7 और 15 के बीच वाले नेचुरल नंबर, 7 और 15 के बीच की प्राकृतिक संख्या है, यानी 8 9 10 11 12 13 14 ये आ जाएगा। वाई क्या है, वाई ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 से 20 की बीच की अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब आ जाएगा। तो अब आपको वेन आकृति बना देना है। ये बड़ा वाला जो u है वो
चतुर्भुज बन जाएगा और उसके अंदर 2 सर्कल बना देना x और y। फिर पहले x और y के अंदर के सारे घटक लिख देना, जो बच जाएगा वो x और y के बाहर लेकिन u के अंदर लिख देना। हाँ, तीसरे सवाल में u दिया है, p दिया है, तो क्या बोल रहा है, u p और p डैश को वेन आकृति में बनाओ। तो पहले तो p डैश निकालना पड़ेगा, p डैश दिया नहीं है, तो p डैश कैसे निकालेंगे? p डैश ये 1 3 7 10, 1 3 7 10 को काट दो, जो बच जाएगा वो आपका p डैश रहेगा। बराबर। अब बड़ा चतुर्भुज बना लेना, u बनाने के लिए बड़ा चतुर्भुज बनाओ, उसको u नाम दे देना, उसके अंदर एक सर्कल बना देना p, उसके अंदर 1 3 7 और 7 10 लिख देना। उसके बाद में p के बाहर और बाहर लेकिन u के अंदर क्या लिख देना? p डैश के सारे नंबर लिख देना। फिर p डैश का भी डैश बराबर p आता है क्या, ये चेक करना। p डैश का डैश कैसे करोगे? p डैश आपके पास है ही है, p डैश का डैश करना है तो क्या करना? p डैश के सारे नंबर को u से माइनस कर देना, u वाले नंबर से माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो देखो p के बराबर p जैसा ही मिलेगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि p डैश का डैश भी p होता है। ठीक है। हाँ बेटा, मेरे अगले लेक्चर का टाइम होने जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप रहा हूँ बेटा। ये जितने लोग अटेंड किए हैं लेक्चर, वो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, इसलिए लेक्चर रोज अटेंड किया।